जय भारत, जय संविधान। आज जिस विषय पे खास करके मुझे राहुल जी ने बुलाया है, वो है कि भाई मैं हमेशा अपनी जो फेसबुक पोस्ट रहती है उसपे जय भारत जय संविधान ऐसा लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई यह एक जो एक दूसरे को अभिवादन करने का जो तरीका है, ये एक नया तरीका है कि आप जय भारत और जय संविधान कहते हो। तो इसके बारे में उनका कहना था कि आप कुछ निवेदन कीजिए। और आज काफी समय के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यह बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जय भारत और जय संविधान क्यों कहा जाए। हम देखते हैं कि भारत एक विशालकाय देश है और इस देश का एक संविधान है। हमें मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस संविधान के जो मसौदा कमेटी थी, या हम जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके चेयरमैन थे। और यह यह जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो जो मसौदा बनाती थी या ड्राफ्ट बनाती थी, वो संविधान सभा में डिस्कस होता था। और उसी संविधान सभा में डिस्कस होते समय भारत के अलग अलग प्रांत से आए हुए, अलग अलग भाषा के, अलग अलग आइडियोलॉजी के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग अ, इस संविधान सभा में थे। और उससे मिलके जो हमें मालूम है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो संविधान सभा में बातचीत हुई, जो एक संविधान हमारा देश का बना। तो आप इस चीज को, आप अगर महाराष्ट्र से हो तो आपको महाराष्ट्र का इतिहास मालूम है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य था। आप अगर राजस्थान से हो तो आपको पता है कि राणा प्रताप का वहाँ साम्राज्य था या उन्होंने राज्य किया। आप अगर मुस्लिम हो तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ मुगलों का राज था। कुछ लोगों को, कोई अगर एंग्लो इंडियन यहाँ रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ अंग्रेजों का राज था। यहाँ एक समय ऐसा था कि सम्राट अशोक का राज था, वो बौद्ध सम्राट था, यहाँ बौद्धों का राज रहा। यहाँ कुछ अलग अलग जाति के, कोई ब्राह्मण राजा रहे, पेशवाई रही, तो वो सोचते कि उनका राज रहा, कहीं यादवों का राज रहा। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस विशालकाय भारत में अगर जो आदमी जहां से आता हो, जिस क्षेत्र से आता हो, वो वहां तक के इतिहास से सीमित है। उसके वहां के इतिहास का उसके ऊपर में गहरा असर है। और वो किसी संस्कृति से आता है या कभी किसी कोई अपने महापुरुष को मानता हो, तो वो अपने महापुरुष के नाम से अभिवादन करता है। ज्यादातर फुले शाह अम्बेडकर को मानने वाले जो अनुयायी है, जय भीम कहते हैं। इस देश में हम देखते हैं कि एक संघ की भी आइडियोलॉजी है। वो लोग एक दूसरे को मिलते तो जय श्री राम कहते हैं। गुजरात में जाओ तो राधे कृष्ण कहते हैं। और यही कि जातियों में अगर देखा जाए तो कोई लोग जय मल्लार कहता है, कोई जय संताजी कहता है। तो इस तरह से हम इस देश के भूतकाल में जाते हैं तो इस देश के ऊपर में बहुत से धर्म के लोगों ने, बहुत से जातियों के राजाओं ने राज किया है। मगर जब यह देश बना, हमने जब ब्रिटिशों से आजादी पाई, एक नया स्वतंत्रता हमें मिली। वो स्वतंत्रता उस समय के जो कोई राजा थे, वो राजाओं का जो प्रदेश था उतना ही सीमित तो ये भारत देश नहीं था। कश्मीर से लेके अब त्रावणकोर के भी राजा रहे हैं। यहाँ संस्कृति के तौर पर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में द्रविड़ों की भी संस्कृति है। तो कई संस्कृतियों के मिलन से कई कई छत्रपति और कई महाराजा
इस देश में राज करते रहे, उनके कई अनुयायी इस देश में हैं, और कई भाषाओं के लोग हैं। तो लेकिन जब हमने आजादी पाई वो ब्रिटिशों से पाई। और हमने क्यों आजादी पाई? हमने भाई क्यों आजादी पाई? तो ये जो आजादी हमने जो पाई, ये आजादी पाने के बाद हमने हमारे देश का सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का मिलके एक संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 17 दिन जो उन्होंने विचारों का निचोड़ निकाला, वो विचारों का निचोड़ अगर आप देखोगे तो वो है भारत का संविधान। और इसलिए मैं समझता हूं कि अभी हम जब एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो ये जो भारत का ये जो संविधान है, ये भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल, हम भारत के लोग। आपको बताना चाहूंगा कि 300 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही जो है वो अमेरिका, वो निर्माण हुई। और उन्होंने उनके संविधान की भी शुरुआत वी द पीपल से ही की है। मतलब जैसे उन्होंने कहा हम अमेरिकन, से हमने शुरुआत की हम भारतीय, वी द पीपल, हम लोग। इसमें अब कई प्रकार के धर्म आ गए, कई जातियां आ गई, कई पंथ आ गए, कई भाषाएं आ गई, कई राजा आ गए। तो ये और फिर हम उस अनुषंग से अगर वो जो हमारा जो एक सीमित मात्र जो जिसके हम फॉलोअर है या जिसको हम बहुत चाहते हैं वहां तक रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये देश एक सही मायने में भारत बनेगा। भारत बनने की अगर पूरी कोशिश है तो वो इसी में है कि हम लोग जो संविधान है वो संविधान का अनुसरण करें। और जब देश निर्माण होता है तो उसकी संविधान सभा बनती है, और वो संविधान सभा ने जो संविधान सभा और संविधान में दो महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो तीसरा चैप्टर जिसे हम मूलभूत अधिकार कहते हैं लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो चौथा है जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सरकारों ने क्या करना चाहिए इसका निर्देश उसमें दिया हुआ। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास हम जाति व्यवस्था नहीं है कि भाई आप हम अमुक जाति के इसलिए आपको अमुक काम करना है, ऐसा भी कोई नहीं है। ये नहीं कि आप मराठी हो तो महाराष्ट्र में आओ, बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, बिहारी हो तो महाराष्ट्र में आओ, तमिलनाडु में जाओ। एक नया भारत बना है। अब इस भारत को ये बनाने की कोशिश मत करो कि अभी मुझे यहाँ महाराणा प्रताप का राज्य लाना है, या शिवाजी का राज्य लाना है, या मुझे हिंदुओं का राज्य लाना है, या मुझे मुसलमानों का राज्य लाना है, या मुझे क्रिश्चियनों का राज्य लाना है, या मुझे बौद्धों का राज्य लाना है, या मुझे जैनों का राज्य लाना है। ये आपकी फीलिंग हो सकते हैं पर्सनल, वो आप अपने तक रखो, मगर राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में इसको बाजू रखना पड़ेगा। ये हमारा भारत का संविधान कहता है। आर्टिकल 14 ने आपको इक्वालिटी दी है, मतलब एक और इक्वालिटी बिफोर लॉ के सामने सब समान है। मतलब फिर इस देश में कोई ऐसे राजा थे जिनके वंशज पुरखे आज भी हम देखते हैं, मगर उनको भी कोई 2 वोट का अधिकार नहीं है, या उनको भी इलेक्शन लड़ना हो तो आम आदमी जैसा जाके फॉर्म भरना पड़ता है, उसको भी प्रपोजल सेकंडर वैसे ही लेने पड़ते हैं, कोई विशेष दर्जा नहीं। हालांकि जो कुछ भी विशेष दर्जा था कालांतर में वो भी खत्म कर दिया गया है। तो अभी हमें एक अहम बात ये भारत के संविधान ने जो दी है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी प्रांत का हो, किसी भी धर्म का हो, एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको दिया है। कौन सा? कि आप भारत के नागरिक हो। आप भारत के नागरिक हो। मुझे अगर कल किसी ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया या मुख्यमंत्री भी बना दिया, तो भी मुझे लोग अगर पूछेंगे आप कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं भारत का नागरिक हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री रहना या मुख्यमंत्री रहना या मंत्री रहना या आमदार रहना या खासदार रहना, ये तो आपके टेम्पररी क्वालिफिकेशंस है, मगर आपका परमानेंट क्वालिफिकेशन है आप भारत के नागरिक हो। तो हमें भारत का अगर नागरिक बनना है तो भारत का नागरिक को ये मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। और जो चैप्टर 4 है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, जिसमें ये कहा गया कि भाई अब अगर पैसा आए जैसे धीरे धीरे, तो राज्य सरकार ने क्या करना चाहिए। तो वहाँ आपके सोशल राइट्स, आपके इकोनॉमिक राइट्स की बात की है। आपके कुछ कल्चरल राइट्स जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में भी दिए हैं, और कुछ कल्चरल राइट्स आपके जो चैप्टर 4 है DPSP उसमें दिए हुए हैं।
जैसे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये वीकर सेक्शन है, या कोई भी वीकर सेक्शन हो, उसको एजुकेशन में प्राधान्यता देनी चाहिए क्योंकि वो पिछड़े रहे हजारों सालों से, तो उनको भी समान लाना है। तो वो आर्टिकल 46 करके पहले डीपीएसपी में था, शिक्षा देना चाहिए, ये मूलभूत अधिकार था। लेकिन फिर हमने आर्टिकल 21A में लाया उसको, और अभी 21A के तहत हर एक आदमी का मूलभूत अधिकार हो गया है कि वो शिक्षण प्राप्त कर सके उम्र के 6 साल से 14 साल तक। तो धीरे धीरे जो भी काम करने को बोला है राज्यों को, वो राज्य ने करना है और वो मूलभूत अधिकारों में लाना है, वो हर भारत के नागरिक को देना है। तो ये लड़ाई में हम सबने लगना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग बहुत गलत लड़ाई में लगे। कभी कभी लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, मैं कहता हूँ भाई जय भारत जय संविधान। कोई बोलता है जय भीम, मैं बोलता है जय भारत जय संविधान। दोनों भी बराबरी से मेरे इस मैं जो प्रणाम करता हूँ उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका विरोध कोई नहीं कर सकता है। तो हमें यह देखना है, और जो हमारा भारत का संविधान है उसका जो आर्टिकल 1 है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो 12वें दिन सबसे पहला उसके जीवन का कोई कार्यक्रम होता है 12वें दिन, तो उसका नाम रखा जाता है। तो भारत के संविधान का पहला ही कलम कहता है कि इस देश का नाम भारत, और इंग्लिश में हो तो दैट इज इंडिया। मतलब अगर हम हिंदी में जानना चाहें या बाकी सब भाषाएं, तो हमारे को ख्याल इस देश का नाम भारत है भाई। हमारे को भारत के संविधान के पहले कलम से लेकर लोगों को एजुकेशन देने की जरूरत है। हमारे कई राजनेता बार बार हिंदुस्तान 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 बोलते हैं। ये देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। ये देश के संविधान की अगर आप कदर करते हो, जिस संविधान ने आपको भारतीय नागरिकत्व दिया है, जिस संविधान से आप मुख्यमंत्री बने हो, प्रधानमंत्री बने हो, आमदार बने हो, खासदार बने हो, और या आईएएस ऑफिसर बने हो, आईपीएस ऑफिसर बने हो, या एजुकेशन ले रहे हो, या आपके ऊपर में कोई अत्याचार करे तो पुलिस स्टेशन जा रहे हो, पुलिस आपके साथ न्याय करे ना करे तो कोर्ट में जा रहे हो, ये सब जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भारत के संविधान ने खड़ा किया है। और वो संविधान की अगर आप इज्जत करते हो तो संविधान का पहला ही कलम कहता है कि इस देश का नाम भारत है। तो और हमारा जो खाना हम खाते हैं, जहाँ हमारे घर बने हुए हैं, जहाँ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बने हैं, यहाँ तक कि हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च विहार ये जो बने हैं, यह भी इस भारत भूमि पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले कदर इसकी करो और बोलो जय भारत। और फिर इस जय भारत बोलने के बाद मुझे इस भारत के अंदर में एक स्वतंत्र नागरिक, ब्रिटिशों काल में ऐसा नहीं था, वो लोग उनके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम दी थी, वो उनके हिसाब से बाबू बना रहे थे। या पूर्वाश्रम की वर्ण व्यवस्था में अगर जाए तो कुछ ही लोगों को शिक्षण का अधिकार था, कुछ को नहीं था, कुछ को बिजनेस का अधिकार था, किसी को नहीं था, किसी को तलवार चलाने का अधिकार था, किसको नहीं था। मगर अब सब खत्म कर दिया इसने और कहा है भाई कि हर भारत का नागरिक आर्मी में ज्वाइन हो सकता है, हर भारत का नागरिक बिजनेस कर सकता है, हर भारत का नागरिक चाहे उतना उच्च शिक्षण कर सकता है, न कि यहाँ बल्कि विदेशों में भी जाके शिक्षण कर सकता है। उसके लिए एक दस्तावेज भारत सरकार देता है आपको, पासपोर्ट। वो पासपोर्ट भारत का राष्ट्रपति आपको साइन करके देता है कि आप भारत के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो, ये दिखाना पड़ता है। तब आपको जाके भारत अमेरिका का वीसा मिलता है, कनाडा का वीसा मिलता है, जापान का वीसा मिलता है। ये अगर आपके पास आप भारत के नागरिक नहीं है तो कोई आपको बुलाने वाला नहीं है। और वहां जाने के बाद भी वो देश को ये बंधन होता है कि वो आप भारत के नागरिक होने के नाते आपके साथ जो ह्यूमन राइट्स के बारे में वही बर्ताव करे, कानून के बारे में वही बर्ताव करे जो वहां के नागरिक से करता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता कि अगर कोई दूसरी चीज जो है, जो महत्वपूर्ण चीज जो है, वो है कि भारत का कानून, और ये कानून इस संविधान में लिखा हुआ है। और इसीलिए जय संविधान, हमने जय संविधान कहना चाहिए, जय भारत और जय संविधान। और ये संविधान एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये लाइव डॉक्यूमेंट है। हम कभी कभी बोलते हैं अरे भाई ये जो लिखा है ये चेंज नहीं हो सकता है, वो सब डेट डॉक्यूमेंट्स है। जो डॉक्यूमेंट बदल सकता है वो लाइव डॉक्यूमेंट है। भारत का संविधान एक लाइव डॉक्यूमेंट है, जीता जागता दस्तावेज है। इसके आर्टिकल 368 में लिखा है कि अगर, क्योंकि संविधान निर्माण करता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा के सभी लोग जानते थे कि समय के साथ नया जनरेशन आएगा। जैसे बाबा साहब किसी एक यूरोपियन फिलोसोफर का एक स्टेटमेंट लेके संविधान सभा में बोले भी कि जैसे किसी एक देश को अपने नियम दूसरे देश के नियमों पे लादने का अधिकार नहीं है, वैसे ही एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन पे अपने अधिकार लादने का अधिकार नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस होते रहेंगे। इसलिए 368 के तहत चाहे तो आप भारत के संविधान को वक्त के अनुसार बदल सकते हो।
और इसके लिए ये कई बार बदला गया है, 104 105 बार बदला गया है। जहां चाहिए वहां इसको मजबूत बना के रखा है, जहां जहां मूल्य है और जहां चेंजेस आसानी से लाना है तो वहां आसानी से भी ला सकते हैं। भारत का संविधान की एक खासियत है कि भारत का संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। जहां फ्लेक्सिबिलिटी है वहां संसद का जो मेजॉरिटी से अगर आप कोई बिल पास कर लो हो जाएगा, मगर जहां रिजिडिटी है वहां आपको ना सिर्फ संसद का ही नहीं तो जो जितने राज्य है उतने राज्य के 50% से अधिक विधानसभाओं का मत हासिल करना पड़ता है, मंजूरी हासिल करनी पड़ती है, तब कहा जाके आपको संविधान बदल सकते हो। मगर संविधान बदलते समय एक सबसे अहम बात जो आई थी वो केशवानंद भारती के केस में आई थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस समय संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भारत के संविधान को बदल सकते हो, इसका मतलब आप कुछ भी बदलोगे ऐसा नहीं, उसका एक लिमिट है। क्योंकि जो संविधान सभा बनी थी वो कोई भी देश आजाद होने के बाद संविधान सभा बनती है, और ये संविधान सभा आज कोई राज करने आए और 545 में से 545 खासदार एक ही पार्टी के आ जाए और वो चाहे कि जैसे चाहे मुझे कानून बदलना है, क्या वो बदल सकते हैं? क्या वो लोकसभा कानून बदल सकती है? नहीं बदल सकती, क्योंकि वो लोकसभा है, वो अभी चुन के दी हुई लोगों ने है, और वो संविधान सभा थी। संविधान सभा जब देश निर्माण होता है उसी समय बनती है, एक ही बार बनती है। हजारों साल वो के लिए आने वाली लोकसभा और राज्यसभा से संविधान सभा बड़ी रहेंगी, क्योंकि उस समय जो लोग इकट्ठा हुए थे, हमें मालूम है कि उस समय जो अलग अलग विचार, जैसे अलग अलग बाबा साहब थे उसमें, पंडित नेहरू थे उसमें, सरदार पटेल थे उसमें, मुखर्जी साहब थे उसमें, तो सब लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उसमें, समाजवादी विचारधारा के लोग थे उसमें, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते वो लोग थे उसमें, मुस्लिम लोग के वाले लोग थे उसमें, सब लोग थे। मगर जो उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट किया वो फाइनल डॉक्यूमेंट एक ही बार बनना था, और उस समय पार्टी लाइन अपना जो कोई पर्टिकुलर इज्म हो या कोई अपना आइडियोलॉजी हो या कोई अपना धर्म हो या कोई अपना धर्म ग्रंथ हो, इससे ऊपर उठकर लिखा गया संविधान सभा में। तो इसलिए संविधान सभा के जब ऐसी बात आई कि भाई संविधान सभा ने जो 368 दिया है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस समय केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, क्या है मूलभूत ढांचा? हमने आजादी का किस लिए प्राप्त की? हमने लोकशाही के लिए की। लोकशाही रहनी चाहिए, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था रहनी चाहिए, जो 3 विंग सेपरेशन ऑफ पावर्स बनाए उसमें जुडिशरी अलग काम करेंगी, न्याय व्यवस्था अलग काम करेंगी, लेजिस्लेटिव विंग यानी चुने हुए आमदार खासदार ये अपने कानून बनाएंगे, वो अलग काम करेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका वो अपना काम करेंगी। मतलब जो लेजिस्लेटिव है वो कायदा बनाएंगी, जो एग्जीक्यूटिव वो कायदा का अमल करेंगे, और वो कायदे का अमल बराबर कर रहे हैं कि नहीं ये न्याय व्यवस्था देखेंगी, और ये तीनों को अलग रखा, और उनके काम वेल डिफाइंड है। 395 आर्टिकल थे हमारे संविधान में। आज हमारा देश इतना मजबूती से खड़ा है, उसके पीछे ये दस्तावेज है भारत का संविधान। और इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये इसके पीछे में एक जो स्टेटमेंट है वो आप पढ़ लीजिए। वो कहते हैं वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले भारतीय हैं और हम आखिर तक भारतीय ही रहेंगे। वो तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात, तुम्हारे महापुरुषों का जय जयकार वो आप अपना अपना उत्सव करके कर लीजिए, मगर जहां बात देश की आती हो वहां इस सब का महत्व आप थोड़ा सेकंड लेवल पे लेके आइए। भारत को पहले रखिए और भारत के संविधान पहले रखिए। यहाँ हमने कानून की व्यवस्था निर्माण की, रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 ने बोला कि भाई तुम प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कानून आपके लिए सरीका ही रहेगा, और प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी सेम रहेगा। कोई आदमी का जीवित धोखे में, अभी हमने देखा कि कभी कभी खबर आती किसको बम से उड़ा देने का या कोई ऐसी धमकी आती है, पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ जाता है उसके घर को। उसने क्या बोला वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवित का जो अधिकार है, उसका जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 ने उसको दिया है, राइट टू लाइफ। वो उसका अधिकार बना रहना चाहिए। वो अगर उसका जीव लेना है, उसने कुछ गुनाह किया है, तो वो भी अधिकार हमने कानून को दिया है। वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, किसी ने मर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अब इसको फांसी चढ़ा दो। लेकिन वो अधिकार जो है, वो अधिकार किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कुछ लोग मैंने की हुई हत्या कैसी बराबर है ये बताने की कोशिश करती है। इस चीजों से हमने बचना चाहिए। गलत।
भारत का संविधान किसी भी प्रकार की हत्या का करने का और हत्या का समर्थन करने का नहीं कहता है। वो कहता है गलत है, तो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था उसको लटकाएंगी ना। आप सही ढंग से उस मार्ग से जाइए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून की व्यवस्था है ये बिगड़नी नहीं चाहिए। आज हम 75 साल के बाद भी, देश की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये अमृत महोत्सव इसलिए संभव हो चुका कि हमारा संविधान एक मजबूत दस्तावेज है और इस दस्तावेज की वजह से हम खड़े हैं। इस दस्तावेज के साथ किसी ने भी खिलवाड़ करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना आप अमेंडमेंट का अधिकार है 360 को, उतना अमेंडमेंट जरूर कीजिए, मगर इसके जो मूलभूत ढांचा है, इसको जैसे लोकशाही हो गई, जो हमने जो भारत का जो प्रियम्बल है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहते हैं कि हमें ऐसा राष्ट्र निर्माण करना है कि जहाँ समता, कौन सी समता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक निर्माण करनी है। हमें सामाजिक न्याय कोई देश में लाना है, समता लाना है, बंधुभाव लाना है। हर एक व्यक्ति को, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, हर एक व्यक्ति, वो चाहे कहीं भीख मांग रहा हो या कितना गरीब से गरीब हो, उसकी भी डिग्निटी, उसकी भी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए हमने। भारत का संविधान कहता है ये ह्यूमन राइट्स है उसका, उसकी इज्जत किए जाना। वो किस जाति का है, गरीब है, अमीर है, ये देखना नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों का जो मिलाप है वो भारत के इस संविधान में है। इसलिए मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, जय भारत, जय संविधान। मैं कहता हूँ आप भी कहिए, और यह मंत्र, यह संवेदना या यह एक दूसरे को प्रणाम करने की हमारी बात अगर बन जाए, जय भारत, जय संविधान, तो पूरा भारत एक हो जाएगा, मुट्ठी बन जाएगी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं होगी कि जो हमारे और बुरी नज़र से देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम में कोई भेदभाव नहीं है भी तो घरों तक है, धर्म है घर तक है, जात है घर तक है, या अपने फेस्टिवल तक है। मगर जहाँ भारत की बात आएगी, एक दूसरे को मिलते समय जरूर कहिए जय भारत, जय संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्यों जय भारत जय संविधान कहता हूँ, ये राहुल जी ने मुझे पूछा, उसका उत्तर मैंने आपको दिया। जय भारत, जय संविधान।